आदाब नाजरीन, खबर खास में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं, तो ऐसे में खुद के बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्टूडियो में मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं खबर खास की, और आज बात करेंगे क्या अपोजिशन होगा एक। मुल्क में मौसम का मिजाज कुछ ठंडा है, कहीं बारिश तो कहीं सैलाब। एक तरफ पार्लियामेंट का मानसून इजलास भी जारी है, लेकिन दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। सियासी गर्माहट के बीच पार्लियामेंट का इजलास कई बार मुलतवी हो रहा है। मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए अपोजिशन एक होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ 14 पार्टियों का एक इजलास हुआ। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने अपने मुद्दे भी रखे, लेकिन अपोजिशन के इस इजलास में न ममता बनर्जी शरीक हुई और ना ही उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा शरीक हुआ। हालांकि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हो चुकी है, इसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे बताया गया। ममता बनर्जी ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात अच्छी रही। बीजेपी को हराने के लिए अपोजिशन को एक होना चाहिए, ये ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने रखा। ममता ने कहा कि अब पूरे मुल्क में खेला हो बे। अपोजिशन के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर अपोजिशन बीजेपी को रोकने के लिए एक होगा? अगर होगा तो फिर इस इत्तेहाद की कमान कौन संभालेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कई बार अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा तो करता है, लेकिन जैसे ही इंतखाबात आते हैं फिर वो अपनी अपनी पार्टी, अपनी सीट और अपनी सियासी ज़मीन तलाशने के लिए अलग हो जाता है, या ये कहें कि अपनी फिक्र खुद करने लगता है। उस वक्त इत्तेहाद पता नहीं कहां चला जाता। आइए इस मौजू पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें खालिद इबादुल्ला होंगे, प्रेम कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट हैं टीएमसी की तरफ से कुछ देर में लोग जुड़ेंगे, और डॉक्टर अजय उपाध्याय स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, अफरोज आलम आप पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। खालिद इबादुल्ला जुड़ चुके हैं और प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। खालिद इबादुल्ला, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक पहल की दिल्ली के दौरे पर। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। बात हो रही है मोदी सरकार को या बीजेपी को रोकने की। इत्तेहाद की एक बार फिर हो रही है कोशिश, लेकिन कमान कौन संभालेगा? और क्या ये इत्तेहाद सिर्फ मौजूदा मुद्दों की हद तक है, या आगे ये इत्तेहाद बाकी रहेगा? खालिद इबादुल्ला। देखिए, आज भारत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी अलायंस, उसके जितने 21 अलायंस थे जी, धीरे धीरे उनके सारे अलायंस मैं समझता हूं छोड़ते जा रहे हैं। तो इस अलायंस को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी को एकजुट होना होगा जी। उससे ज्यादा बढ़कर मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टी को एकजुट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भारत की जनता खासकर जी मन बना ली है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम अब भारतीय जनता पार्टी को भारत की सरकार दिल्ली के मकसद ने हटाने के लिए जो भी करना होगा वो करने की तैयारी हो रही है। इसी की तैयारी का शुरुआत हमारी और बंगाल की मुख्यमंत्री जी, भारत की जनप्रिय नेत्री ममता बनर्जी ने शुरुआत कर दी है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये शुरुआत धीरे धीरे 2024 का जो नाम दिया गया है ममता बनर्जी के जरिए, मैं समझता हूं कि ये धीरे धीरे एक महाजोट, बड़ा जोट और भारत के पक्ष, भारत के लिए, हिंदुस्तान को सही सलामत रखने के लिए, हिंदुस्तान की वकार की बका के लिए, हिंदुस्तान इत्तेहाद की बात अब तो हो रही है। अजय उपाध्याय जी फोन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय, जिस तरह से इत्तेहाद की बात अब हो रही है मौजूदा मुद्दों के पेश नजर, दिल्ली में आते ही इत्तेहाद याद आ जाता है मरकजी सरकार के खिलाफ, लेकिन जैसे स्टेट में जाते हैं वो इत्तेहाद कहीं गायब हो जाता है, चाहे वो
किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो कांग्रेस अपने आप को अलग कर लेती है, क्यों? अजय उपाध्याय जी। जी, राष्ट्रीय राजनीति का एक तासीर है। राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में यदि संपूर्णता में पूरे मुद्दों को हम देखें तो उस स्थिति में जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा के मुद्दे पर या स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमें एक सामूहिकता के साथ लड़ना पड़ता है, चाहे वो और वैचारिक आधार पर भी। और आज परिस्थितियां वही है पूरे देश में। जिस तरह से बेलगाम हो गई है महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से जो हालत है सबने देखा है, जिस तरह कुप्रबंधन हुआ है कोरोना का भी, और पूरी देश में कहीं न कहीं हर मुद्दों पर सरकार जो है वर्तमान केंद्रीय सरकार फेल है। निश्चित तौर पे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में राष्ट्रीय मुद्दे के साथ जुड़ना सबको का ड्यूटी बनता है, दायित्व बनता है। जब राज्यों की बात आती है, आपने सही कहा कि कुछ जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको निभाया है और राज्य के परिप्रेक्ष्य को, संविधान के परिप्रेक्ष्य को हम लोग आगे रख करके सियासत और सत्ता की राजनीति नहीं करके कैसे आगे बढ़े उस पर नहीं। लेकिन आप यहाँ पर इत्तेहाद की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर आप जो है एक तरफ मोदी सरकार के खिलाफ भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार, रियासती सरकार के खिलाफ भी जो है दिल्ली में एहतजाज हो रहा है। फिर ये कैसी राजनीति है, ये कैसा इत्तेहाद है? जो में ऐसी परिस्थितियां है जहाँ पे आवाज आपका सही से पहुंच नहीं पा रहा है, कुछ तकनीकी खराबी। प्रेम कुमार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने प्रेम कुमार जी, जैसा कि आपने सुना, टीएमसी को भी सुना, कांग्रेस को भी आप सुना, अफरोज आलम कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे फिर दोबारा। जिस तरह से इत्तेहाद की बात बार बार होती है, दिल्ली में जब मुद्दे जमा हो जाते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, अपोजिशन के पास सारे हथियार होते हैं, बात होती है इत्तेहाद की। स्टेट में जैसे ही जाते हैं फिर इत्तेहाद गायब हो जाता है। ये कैसा इत्तेहाद है, कैसे देखते हैं आप इसको, इन पार्टियों के इस इत्तेहाद को? देखिए, निश्चित रूप से एक बात है कि हिंदुस्तान अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विविधताओं का देश है। राजनीति भी उसी हिसाब से, दक्षिण की राजनीति कुछ अलग होती है, उत्तर की अलग होती है। कहीं जातिगत समीकरण बोलते हैं, कहीं धार्मिक मुद्दा होता है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तब एक संसद के लिए लोग चुनते हैं, तो उस समय भी एक सियासत एक करवट लेती है और मोटे तौर पर मुद्दे बनते हैं हमारे यहाँ। तो वो, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन होता है, जैसे विपक्ष की बात हो रही है कि विपक्ष कैसे एकजुट किया जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकजुट होता दिखता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जब उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव होने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में ये नजर नहीं आती है। ये बात ये भी साफ है, क्योंकि इसका अपना अनुभव है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, अच्छे परिणाम नहीं आए। समाजवादी पार्टी बीएसपी मिलकर लड़ी, अच्छे परिणाम नहीं आए। तो इन चीजों से वो सबक लेकर के स्थानीय राजनीति में अपने स्टांस जो है वो तय करती हैं, उसी हिसाब से कदम बढ़ाती है। इसी वजह से ऐसा लग सकता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो एकजुट नहीं हो सकते। ये एक प्रमुख बात है, क्योंकि आप देखेंगे एनडीए में भी इवन शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करती थी तब भी वो कई बार बीजेपी से अलग होकर के भी चुनाव लड़ी। बीएमसी का चुनाव में वो लोग साथ नहीं रह पाए, या फिर महाराष्ट्र से बाहर वो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ते रहे। इसी तरीके से जेडीयू के साथ भी ऐसा रहा। तो ये चीजें होती हैं, चाहे विपक्ष बीजेपी के साथ में अलायंस की बात हो, एनडीए का या यूपीए का। ये हिंदुस्तान इसको नेगेटिव नहीं लेते, ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक काफी फेरबदल होता रहता है। अफरोज आलम आप से जुड़ चुके हैं तर्जुमान। अफरोज, जिस तरह के इत्तेहाद की बात हो रही है, अच्छा खासा तजुर्बा आम आदमी पार्टी सरकार को भी हुआ है, चाहे आप किसी के साथ जुड़े हो, लेकिन आज के इस इत्तेहाद को आम आदमी पार्टी किस नजर से देखती है? मोदी सरकार को रोकने के लिए जिस तरह से बातें हो रही है कि एक जगह जमा होना जरूरी है अपोजिशन को, ममता बनर्जी ने जैसे कहा है, क्या इम्कानात आम आदमी पार्टी को नजर आते हैं आगे के लिए? अफरोज आलम। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह 2014 में एक आडंबर बना के एक सरकार बनाई गई और एक बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी, उसमें सारे चीजों का समावेश था पहले से, ये सोच के रखा गया था कि ऐसे आएगी। जी,
क्या रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी का एक अपना एक अलग क्षेत्र में ही उनकी राजनीति होती है, लेकिन जब सेंट्रल की बात जहाँ पे आती है तो फिर वो वहां पे वर्चस्व उन पार्टियों का होता है, जैसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो गई आपकी और भारतीय जनता पार्टी हो गई। और अब आज की डेट में अगर कोई पार्टी अगर बड़े तौर पे यानी कि पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की बात आती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी नजर आती है। तो हमारा ये मानना है कि क्षेत्रीय समस्याओं के साथ अगर बड़ा अलायंस किया जाएगा, छोटी छोटी पार्टियों को मिला के अगर कर लिया जाता है तो कोई इसमें बुराई नहीं है। सेकुलरिज्म को सामने रखते हुए जिस तरह से एक पहाड़ की तरह ये सामने खड़े हो गए हैं, बना दिए गए हैं, मीडिया के थ्रू बना दिए गए हैं और खुद एक इसके पीछे आरएसएस की पूरी सोची समझी साजिश रही है, चाल रही, जिसको लेके मतलब पहले से काफी विरोध होता रहा कि ऐसा होगा तो होगा। अटल जी की सरकार और थी और अब की भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल बताओ। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी मिजोरम जाते हैं, उनके जाने के बाद ही आप ये देखिए हालात वहां के कैसे हो जाते हैं कि अपने ही देश की पुलिस, अपने ही देश की सेना एक दूसरे पे गोलियां चला रही। तो इस तरह के हालात जो पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल अलगाव पैदा कर देना, लोगों को, जनता को बिल्कुल इन सब चीजों में उलझा देना और दाने दाने को मोहताज हो रही, कोरोना से परेशान हो गई है जनता। लेकिन हालात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना ही नहीं चाहती है। उनको पता है कि जिस ताकत नहीं, अपोजिशन के पास ये सारे मुद्दे हैं, बीजेपी को लेकर सारी बातें हो रही है, लेकिन आप तमाम अपोजिशन जो है एकजुट होते क्यों नहीं? ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आप बात तो करते हैं एकजुट होने की। हम तो अपने प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। जहां तक दिल्ली मॉडल की बात है, मैं तो चाह रहा हूं कि पूरे देश में वो दिल्ली मॉडल लागू हो। जिस तरह समता की बात हो रही है, जनता की बात हो रही है, उनके मुद्दों के मूल मुद्दों में बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, आपके घर घर राशन पहुंचाने की बात, ये जरूरी बुनियादी चीजें, इन पर सारी पार्टी को एकमत होना चाहिए क्योंकि आप जनता के लिए सरकार बनाते हो ना कि कैसे। देखिए बात यही तो हो रही है, कर्नाटक में सारी अपोजिशन पार्टियां कुमारस्वामी के ओथ में आप शामिल होते हैं, सब दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही इत्तेहाद का स्टेज खत्म हुआ, अपने अपने स्टेट में आकर फिर अपनी अपनी बात करने लगते हैं। ये तो इत्तेहाद नहीं हुआ ना। इस तरह के आप लड़ाई लड़ना भी चाहते हैं, हथियार भी है, लेकिन चला नहीं पा रहे हथियार। नहीं देखिए, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, बहुत सी पार्टियों के बहुत से क्षेत्र वाइज भी गठबंधन हुए और सेंट्रल वाइज भी गठबंधन हुए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ये समझ में आता है सबकी मंशा सत्ता पाने की रहती है, लेकिन हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हमारे संयोजक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सोच दिल्ली में साफ दिखती है और वो चाहते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर ये हालात हो कि लोगों की बात हो, जन की बात हो। 72 साल की आजादी। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, बात तो हो रही इत्तेहाद की, ठीक है, अभी फिर 4-5 स्टेट के चुनाव आएंगे, उसमें आप नजर तो आ जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन इत्तेहाद नहीं हो पाता। अगर स्टेट लेवल पर ही बड़ी पार्टियां, जिसे बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी पार्टियों के तौर पर, नेशनल पार्टियों के तौर पर देखा जाता है और उनकी तरफ उम्मीद की नजरें भी होती हैं, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं यूपीए की, मसला यह है कि अब हर सियासी पार्टी स्टेट में अपना कद बड़ा देख रही है। क्या अब कांग्रेस को कुर्बानी देने की जरूरत है, बीजेपी को रोकना है? क्या नहीं लगता यूपीए की कमान किसी और के हाथ में दी जाए? जिलानी साहब, जब भी आवश्यकता पड़ी है राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, देश को बचाने के परिप्रेक्ष्य में, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके साथ कभी ऐसी बात आती है तो कांग्रेस पार्टी सदैव कुर्बानी देने को तैयार रही। लेकिन जहां तक मुद्दे अभी आप गठबंधन की बात है तो अभी ये प्राइमरी स्टेज पर है कहना कि बड़े लेवल का जो गठबंधन, ऑलरेडी ये गठबंधन यूपीए का है, एनडीए वर्सेस यूपीए की लड़ाई सदैव रही है और ये 10 साल हमने भी सरकार चलाई है, 7 साल इनका सरकार हो रहा है। हमारे पास वो गठबंधन के साथी अभी भी इंटेक्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको पुनः हमको और बड़ा ग्रांड अलायंस करने के जोड़ने की जरूरत है और उसकी भी प्रक्रिया हम लोग शुरू किए हैं। नेता कौन होगा, परिस्थितियां कौन होगी, वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक सशक्त विपक्ष इस देश में है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर लड़ रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी और भी बहुत सारे नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। हम सब मिलकर के एक संकल्प लेकर के अभी जो जरूरी है देश में लोकतंत्र के, देश के लिए कांग्रेस जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार है। देखिए कांग्रेस, खालिद इबादुल्ला, ममता बनर्जी ने पहल की, इस बीच जिस तरह से माहौल बना दिल्ली में, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा उन 14 अपोजिशन पार्टियों में शरीक नहीं होता। कहा गया कि पैगाम नहीं मिला, मैसेज नहीं मिला, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात जरूर होती है। तो किस लेवल पर यह बातचीत चल रही है?
हालांकि साफ इशारा ममता ने दे दिया कि एक प्लेटफॉर्म पर सारी अपोजिशन पार्टियों को आपसी इख्तलाफात भुलाकर जमा होना होगा, लेकिन कमान कौन संभालेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। हर पार्टी अपने आप को, जैसा आपने कहा कि हमारी सियासी कद बढ़ गया है, अब दूसरी जगहों पर स्टेट में सियासी बढ़ते हुए कद को भी देखना पड़ेगा लोगों के। खालिद साहब देखिए, आपने कहा कि 14 पार्टी जो गई थी वहां पे मीटिंग नहीं हुई। मैं उसी जगह अगर थोड़ी सी आप एक दिन के बाद देखिएगा तो सबसे ज्यादा यूपीए की चेयरपर्सन ममता बनर्जी उनसे जाके मिल रही हैं जी। तो कहीं ना कहीं तो ये बड़े ब्रॉड मैं समझता हूं कि सेक्शन पे ये होने जा रहा है। और ममता बनर्जी हमेशा यही कही है कि हम कोई लीडर नहीं है, हम एक स्ट्रीट फाइटर है, हम रास्ते में लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को आज अगर हिंदुस्तान में उसका पहिया अगर कोई रोका है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। पूरी देश देखी है जी, और ये पूरी देश सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री की पूरी टीम, पूरी मंत्रालय बंगाल और कलकत्ता में जिस तरह से डेरा डंडा गाड़ी हुई थी, इससे लगता था कि 200 से पार वाली जो भाषा थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की, ये सारी चीजों को ममता बनर्जी ने रोका है। और ममता बनर्जी का कद पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, मैं समझती पूरी दुनिया देख रही है कि एक जो जिस तरह से सेकुलर पार्टी ममता बनर्जी के हाथों एक ममता बनर्जी ने स्टेट में तो अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया है, रोक लिया है, बात मान ली गई, लेकिन पूरे देश को लेकर की बात हो रही है, पूरे देश में बीजेपी को रोकने की बात हो रही है, मगरबी बंगाल की नहीं। अब मुद्दा भी बड़ा है और प्लेटफॉर्म भी बड़ा हो जाएगा, यहां कैसे रोकेंगे? इसके लिए तो इत्तेहाद जरूरी है। पूरे देश में मैं समझता हूं पूरे देश में ममता बनर्जी की आवाज बुलंद हो रही है। कहीं ना कहीं आपको यह भी लग रहा है कि ममता बनर्जी की आवाज से पूरी देश इकट्ठा होने जा रही है। चाहे वो नेता किसी का हो, नेता कौन करेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सब दूसरी बात है, लेकिन इकट्ठा होने की जो आवाज बिगुल ममता बनर्जी ने बजा दिया है। और इस बिगुल पे मैं समझता हूं कि पूरे पार्टी, हिंदुस्तान की पूरी पार्टी इकट्ठा होने जा रही है। इतना जरूर कहूंगा कि आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मैं समझता हूं कि चरमरा गई है, बल्कि जमीन के अंदर में जा चुकी है। आज पूरे बैंक खराब हो चुका है, एयरपोर्ट हालत खराब हो चुका है, BSNL को बेच दिया गया है। ये सारी चीजें हो गई है, लेकिन पेगासस के मामले के बाद ही अपोजिशन जागा। भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए पूरे देश के दो चार व्यक्तियों उद्योगपतियों के हाथों जिस तरह से बेचना चाह रही है, इसके लिए ये सारी चीजें हैं। ममता बनर्जी की आवाज, लेकिन इत्तेहाद कहाँ है? अपोजिशन सिर्फ इत्तेहाद की बात करता है। प्रेम कुमार जी, ये सारे मुद्दे तो हो रहे हैं कि मोदी सरकार में ये गलती हुई, ये सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अब असली लड़ाई ये है कि इत्तेहाद की कमान कौन संभालेगा। हर स्टेट की पार्टी का यही अब जहन बना हुआ है कि हम अब छोटे नहीं रहे, हम बड़े हैं। कौन बड़ा कौन छोटा वाली अब लड़ाई शुरू होगी इत्तेहाद को लेकर के। प्रेम कुमार जी, गिलानी जी, ये लड़ाई शुरू हुई नहीं है। लोग आशंका जता रहे कि ऐसा हो सकता है या होगा। बिल्कुल, आप देखिए 2004 में कांग्रेस पार्टी ने अपना जो नेचुरल उसका स्वभाव था, गठबंधन में नहीं रहने का स्वभाव, उसको कांग्रेस ने छोड़ करके यूपीए का गठन किया। तब कोई नहीं सोच सकता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेतृत्व को, उनके नेतृत्व वाली पार्टी को हराया जा सकता है, ऐसा नहीं सोचा गया था। लेकिन यूपीए के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये कर दिखाया गया, ये करिश्मा हुआ था। तब भी किसी विपक्ष के नेता की घोषणा नहीं हुई थी, ये बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिल्कुल, लेकिन क्या है, आप देखिए सैक्रिफाइसेस विपक्ष ने हमेशा किए, कांग्रेस ने भी किए। आपको याद होगा ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था एक वक्त, लेकिन सीपीएम ने अनुमति नहीं दी, तो वो सीपीएम का भी सैक्रिफाइस है। सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री चुन ली गई थी, संसदीय दल का नेता चुन ली गई थी, जिसके बावजूद उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो आज ममता बनर्जी खुलकर कह रही है कि हम लीडरशिप करने के लिए हम ललायत नहीं है, हम विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। तो यहाँ भी ममता बनर्जी का भी सैक्रिफाइस दिख रहा है। तो ये कहना कि लोग स्वार्थ के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं। इस देश का विपक्ष जो है आज बेचैन है। विपक्ष का मतलब देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो स्थितियां बनी हैं,
बीजेपी के खिलाफ लोग गुस्से में हैं, मगर वो एक मंच कैसे मिले, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब तक आंदोलन के साथ, कार्यक्रम के साथ, जब तक ये एकजुटता नहीं बनेगी, बैठकों में एकजुटता करने से परिणाम नहीं निकलेंगे। आज मैं कहता हूं कि सिर्फ एक नारा, कांग्रेस के नेता भी सुन रहे होंगे, विपक्ष के नेता भी सुन रहे होंगे, सिर्फ एक नारे के साथ निकल जाए विपक्ष कि कोरोना में जितने लोगों की मौत हुई है उसको मुआवजा देना पड़ेगा। और जब तक नहीं दोगे, हम पूरे देश में भ्रमण करेंगे। एक कार्यक्रम लेना, सारा विपक्ष मिल करके एक कार्यक्रम ले, एक कार्यक्रम से ही देश की तस्वीर बदल सकती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपने कार्यक्रम नहीं लिए, सिर्फ बैठकें नहीं हो, एक नारे के साथ जो है इत्तेहाद को आगे बढ़ना होगा। अब क्या नारा लगेगा पूरे देश के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से अपोजिशन के इत्तेहाद को लेकर? देखिए, आपको एक बात को समझना होगा कि हमारे हिंदुस्तान की जो तस्वीर है बहुरूपीय है। मतलब बहुत तरह की भाषाएं हैं, बहुत तरह के कल्चर्स हैं, सबका समावेश है। और प्रदेश वाइज जितनी भी मतलब कहते हैं इन्वॉल्वेशन होता है, जो सरकारें हैं वो अलग तरह की हैं, तो सबको एक साथ समायोजित करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक अपोजिशन मजबूत स्थिति में नहीं खड़ा किया जा सकता है, बिल्कुल खड़ा किया जा सकता है। और इस समता समानता की सोच वाले लोग, ममता बनर्जी के साथ जो हुआ बंगाल चुनाव में, वो बहुत ही अशोभनीय था। इवन प्रधानमंत्री पद की गर्मा भी सार सार हुई उस पर। इस तरह के हालात पैदा हो गए कि देश को टुकड़ों टुकड़ों में बंटने की नौबत आ गई। अपने ही देश की सेना अपने ही देश के लोगों पे एक दूसरे पे गोलियां चला रही है। इन हालात में अगर हम अगर यहाँ पे भी अगर अलग 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 रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। समान सोच वाले लोगों को, समान सोच वाले दलों को एक साथ आना ही पड़ेगा। और ये वक्त आ चुका है। ये आप 5 राज्यों के चुनाव की बात नहीं है, 2024 की बात करिए, जिसमें अभी समय है। और अगर इस तरह के लोग, इस तरह की सोच अगर अपने फायदे को छोड़ के अगर आप देशवासियों या देश के लोगों के लिए आना चाहते हैं एक मंच पे, तो बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल, अपने फायदे, अपने मसाइल और अपनी पॉलिटिकल जो मजबूरियां हैं उसको छोड़कर अब एक होना होगा। अजय उपाध्याय, जिस तरह से फेरोज आलम कह रहे हैं कि अपने मफाद को छोड़कर कांग्रेस अपनी कुर्बानियों को बार बार दोहराती है, क्या ये वक्त अब बिल्कुल तय है कि कांग्रेस बड़ा रोल अदा करेगी इत्तेहाद को बनाने में एक बार फिर? ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है जब जनहित में, जब सरकारें जो है जनता के विरुद्ध में जब काम की है और जनहित के मुद्दों को नहीं उठाई है, कांग्रेस सदैव चाहे उसे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े दी है और उसमें काम की है। अभी टीएमसी के हमारे प्रवक्ता साथी ने बात कही भी कि कैसे सोनिया जी को प्रधानमंत्री उनके उसमें था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकराया क्योंकि देश की जरूरत और देश की डिमांड थी। आगे भी जरूरत पड़ेगी। जब भी हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो जमहूरियत है वो बचे, जिस देश में जो कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता है वो बचे और संविधान के दायरे में रहकर सभी लोगों को काम करने की जरूरत थी। आज जिस तरह से नौजवानों का बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे हैं, उस पर भी बात हुई। और एक वैकल्पिक राजनीति निश्चित तौर पे कार्यक्रम के साथ हम विपक्ष के लोग, विपक्ष बटा नहीं है, विपक्ष हमेशा साथ है। चाहे मुद्दों पर जब भी बात हुई है, देश के मुद्दों पर, चाहे कोई भी दल के लोग हों, ठीक है कि कई बार हम एक मंच पर एक साथ नहीं बैठे हों, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो सरकार के विपक्ष में हमेशा एक साथ हम खड़े होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात यह है कि अपोजिशन अब मौजूदा मुद्दों को लेकर, आवाम के मुद्दों को लेकर अपोजिशन एकजुट होता दिखाई दे रहा है। अगर अपनी अपनी रियासतों के सियासी मसाइल और पार्टी कद को लेकर न देखें तो देश हित में, जैसा कि आप तमाम ने कहा कि हम एक हो सकते हैं, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी सरकार के खिलाफ वाकई क्या ये इत्तेहाद अपोजिशन का बनेगा, और बनेगा तो कमान किसकी होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, इबादुल्ला जी आपका, प्रेम कुमार, अजय उपाध्याय और फेरोज आलम, आप तमाम का खबर खास में हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।